को बताएं कातिल मच्छर डेंगू के वार जारी। फैसलाबाद में डिवीजन में मजीद 11 अफराद डेंगू का शिकार। फैसलाबाद में 8 और जंग में 3 अफराद डेंगू का शिकार हुए। इस हवाले से आपको बताएं डेंगू मरीज बढ़ने लगे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 11 अफराद डेंगू का शिकार हुए। फैसलाबाद में 8 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 45 तक पहुंच चुकी, जबकि जंग में 3 अफराद डेंगू का शिकार और रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 18 हो गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि कातिल मच्छर डेंगू के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 11 अफराद डेंगू का शिकार हुए। फैसलाबाद में 8 और जंग में 3 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। डेंगू मरीज बढ़ने लगे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 11 अफराद डेंगू का शिकार हुए। 8 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई और रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 45 हो गई है, जबकि जंग में 3 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। जंग में रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 18 तक पहुंच चुकी है। कातिल मच्छर के डेंगू वार जारी हैं और फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 11 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। फैसलाबाद में 8 और जंग में 3 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन और जंग से मौजूद हैं मुबश्शिर हसन नकवी। सबसे पहले बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? डेंगू वार जारी है। फैसलाबाद में डेंगू मरीजों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ने लगी है और इस वक्त फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में 17 मरीज डेंगू के जो है वो ज़ेर इलाज है। और डीएचक्यू अस्पताल की बात की जाए तो अभी डीएचक्यू अस्पताल में 5 मरीज जो है वो डेंगू के ज़ेर इलाज हैं। और इस तरह अगर गुज़श्ता 24 घंटे की से बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटे में 5 मरीज जो है वो अलाइड अस्पताल में कन्फर्म हुए हैं, 3 मरीज जो है वो डीएचक्यू अस्पताल में कन्फर्म हुए हैं। इन 8 मरीजों में अख्तराबाद, सोहेब, जेबा, गुलाम मुस्तफ़ा, मुजफ्फर, इसके अलावा समीना, जिशान और अक्सा शामिल है। ये 8 मरीज हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 3 मरीज जिशान, अक्सा, समीना डीएचक्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि अख्तराबाद, जोहेब, जेबा, गुलाम मुस्तफ़ा, मुजफ्फर अलाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ज़्यादातर मरीजों का जो तल्लक है वो लाहौर से है। लाहौर से डेंगू मच्छर का शिकार होकर जो है अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वो फैसलाबाद पहुंचे और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। इस तरह रवां साल का से बात की जाए तो अब तक 45 मरीज जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें 8 मरीज जो है वो डीएचक्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं, 35 मरीज अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल 2 मरीज जो है वो डेंगू वायरस के बाद जाँ बख्श भी हुए हैं। ठीक है, आप अज़ादार हुसैन आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मुबश्शिर हसन नकवी ने, उनसे बात कर लेते हैं। मुबश्शिर, बताइएगा इस वक्त जंग में डेंगू मच्छर के हवाले से मरीजों की क्या सूरत हाल है? 3 अफराद जो है वो डेंगू वायरस का शिकार हुए हैं। इन तीनों अफराद को डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल किया गया और इस वक्त डीएचक्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज जो अफराद हैं उनकी तादाद 5 हो गई है। इससे पहले 2 अफराद को नाजुक हालत के पेश नज़र अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया था और अभी जो नए 3 केस सामने आए हैं उसमें जो है वो गुलाम शब्बीर, अहमद और उसामा शामिल हैं। और मजमूई तौर पर इस वक्त जो रवां साल के दौरान डेंगू से मुतासर होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 18 हो गई है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से शहर भर में डेंगू मच्छर के फैलाव की रोकथाम के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए। किसी भी मुकामात पर जो है वो डेंगू का स्प्रे नहीं हो रहा, जिस पर शहरियों में खासे खौफ का शिकार है। और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर शाहजबाज जल्दी से मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो डेंगू के स्प्रे करवाया जाए। जी ठीक है, मुख्तलिफ मुकामात पर डेंगू स्प्रे करवाया जाए। मुबश्शिर हसन नकवी आपका शुक्रिया। अज़ादार हुसैन आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जंग की सूरत हाल जहां पर 3 मरीज इस वक्त तशखीस हुई है उनमें डेंगू वायरस की, इसको लेकर वहां पर इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से मुबश्शिर हसन नकवी बता रहे थे। जबकि कातिल मच्छर डेंगू के वार जारी है और फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 11 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। फैसलाबाद में 8 और जंग में 3 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि थानों और चौकियों के बाद पुलिस दफातर की बिल्डिंग्स भी खस्ता हाल होने का इंकशाफ। पुलिस लाइन्स में मौजूद एलीट फोर्स दफ्तर की बिल्डिंग खस्ता हाल होने की वजह से जमीन बोस होने के करीब है। बिल्डिंग में एलीट फोर्स, अमले के दफातर और रिहायश के लिए बैरिक्स भी मौजूद, मगर साल से बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कराई जा सकी है। थानों और चौकियों के बाद पुलिस दफातर की बिल्डिंग्स भी खस्ता हाल है। बात करेंगे तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। ये तैयब, बताइएगा इस इमारत के हवाले से अभी तक क्यों इसकी मरम्मत के लिए इकदाम नहीं किए गए? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के थानों और चौकियों के बाद पुलिस दफातर की हालत भी खस्ता हाल होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस लाइन्स में वाक़या एलीट फोर्स के दफ्तर और बैरक्स इस कदर खस्ता हाल हो चुके हैं कि किसी वक्त भी वो ज़मीन बोस हो सकते हैं। एलीट फोर्स के इन दफातर में पुलिस का अमला दफ्तरी अमूर भी सर अंजाम देता है और उनकी रहायश गाहों के लिए बैरक्स भी बनाए गए हैं। हम इस वक्त एलीट फोर्स के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इनकी हालत ज़ार क्या है। गुज़िश्ता कई साल से
یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی خستہ حالی روز بہ روز بڑھ رہی ہے اور کوئی بھی اس پر رقم لگانے کو تیار نہیں، اس کی دوبارہ سے مرمت کروانے کو تیار نہیں۔ بڑے ہی معقول قسم کے فنڈ سالانہ پولیس دفاتر، تھانوں اور ان کی جو چوکیاں ہیں ان کی تعمیر مرمت کے لیے آتے ہیں، مگر یہاں پر کوئی فنڈ نہیں لگائے جا رہے۔ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح یہ کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس کی بلڈنگ کی یہ خستہ حالی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ اب استعمال کے قابل بھی نہیں رہی۔ اس کا بہت عرصہ پہلے افتتاح کیا گیا تھا۔ SSP تصدق حسین یہاں پر تعینات تھے کئی سال قبل، جنہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ ایلیٹ فورس کا ہیڈ کوارٹر دفتر بنایا گیا تھا، 7 بیرکس بنائی گئی تھی تاکہ اس میں ایلیٹ فورس کے جوان جو بیرون ضلع سے آتے ہیں، یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، یہاں پر تعیناتی ہوتی ہے، ان کے لیے رہائش گاہوں کا بندوبست کیا جائے۔ مگر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ایلیٹ فورس۔ کسی بھی شہر میں جرائم روکنے کے لیے پولیس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ VVIP ڈیوٹیز کے لیے بھی ایلیٹ فورس ہی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے۔ جو بھی VVIP آتا ہے اس کی ڈیوٹی، سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے بھی ایلیٹ فورس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب حالت یہ ہے کہ ایلیٹ فورس کا دفتر کھنڈر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اگلے چند سال بھی شاید یہ دفتر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ رہ سکے اور ابھی تک اس کی دوبارہ سے مرمت کے لیے، تعمیر کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا، کوئی ٹینڈر نہیں دیا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد کے تھانوں اور چوکیوں کی بھی حالت یہی ہے، کہیں پر پانی موجود نہیں، کہیں پر بلڈنگ گرنے کے قریب ہے، کمرے خستہ حال ہو چکے ہیں۔ ایلیٹ فورس ایک پورے پنجاب کی پولیس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے دفاتر کے ابھی یہ عالم ہے کہ ان کے دفاتر کی کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اگر کوئی کمرہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی دیوار گر گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا گوارا نہیں کیا گیا۔ ایلیٹ فورس اس قسم کے ماحول میں کس طرح جرائم پر قابو کر سکتی ہے؟ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ سالانہ کروڑوں روپے کے فنڈز صرف اسی کام کے لیے آتے ہیں کہ پولیس دفاتر، تھانوں، چوکیوں پر ان فنڈز کو لگایا جائے، ان کی حالت بہتر کی جائے، ان کو ایک اچھا ماحول اہلکاروں کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ مگر فیصل آباد میں صورتحال اس کے بالکل الٹ ہے۔ ایک طرف نفری بھی کم ہے، دوسری جانب جو کم نفری ہے اس کے لیے بھی بلڈنگ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب مقبول، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 15 منٹ سے زائد دیر پھاٹک بند رہنے پر محکمہ ریلوے کے نمبرز پر کال کریں۔ یہ ہدایت آپ کو ہر پھاٹک پر لکھی دکھائی دے گی، مگر اس پر عمل درآمد کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ شہر بھر میں موجود پھاٹک ٹرین کی آمد سے آدھا گھنٹے پہلے بند رہنے لگے۔ ناقص انتظامی امور کے باعث پھاٹکوں سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شہریوں نے پھاٹکوں پر جدید کمیونیکیشن سسٹم فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ بات کریں گے اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ آج ہی بالکل محکمانہ ریلوے کے قوانین کے مطابق پھاٹک کو جو ہے وہ ٹرین کی آمد سے 15 منٹ پہلے جو ہے وہ بند کرنا چاہیے، مگر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر شہر بھر میں جو پھاٹک موجود ہیں ان کو ٹرین کی آمد سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے، جس کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ گھنٹوں ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، لوگوں کا گزرنا دشوار ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ راہگیر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ پھاٹک کتنی دیر پہلے بند کرتے ہیں اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر، یہ پھاٹک تقریباً 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ شکایت رجسٹر دے۔ جب میں نے شکایت رجسٹر درج کرنا چاہا تو یہ کہتے ہیں جی پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، یہ کریں وہ کریں، اور انہوں نے شکایت رجسٹر نہیں دیا اور یہ کہتے ہیں جی اسٹیشن والے بند کرواتے ہیں۔ آج ہی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ شکایات جو ہیں وہ شہریوں کی درج نہیں ہوتی کہ 15 منٹ سے زائد وقت کے لیے جو پھاٹک ہے وہ بند کیا جاتا ہے۔ کچھ اور شہری موجود ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ پھاٹک جو ہے وہ یہاں پر کتنی دیر بند رہتا ہے اور کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے؟ سر، یہاں پہ جو اکثر پھاٹک ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں اور جو جاب والے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اپنی ڈیوٹیوں سے، تو ان کو چاہیے کہ جو ٹائم اس ٹائم پہ کریں۔ ویسے یہ جو جب بھی آئیں تقریباً یہ پھاٹک بند ہی رکھتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں پہ رش بنا رہتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، یہاں پہ کافی ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے۔ پھاٹک کو جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیا جاتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ اویس، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر ریلوے چودھری شبیر صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ٹرین کی آمد سے پہلے
रेलवे फाटक आधा घंटा बंद रहते हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और शहरियों को इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। तो रेलवे फाटक को 15 मिनट पहले बंद करवाने के हुक्म पर किस तरह से अमल दरामद करवाएंगे? हाँ जी, ऐसी बात नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर अमल दरामद है और अभी रिसेंटली हमारी डीएस स्पेशल आई है जो कि हमारा 55 फाटक है और उसके ऊपर हमने रजिस्टर, एक कंप्लेंट रजिस्टर रखा हुआ है। अगर कोई कंप्लेंट उसके ऊपर दर्ज होती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ये शायद एक आधा वाकया ऐसा हो जिसमें ऐसा बाज़ दफा ट्रेन जो है वो क्रॉस हो रहा होता है, एक ट्रेन जाती है दूसरी भी होती है, उसके लिए फाटक खुलते हैं तो फिर उसके लिए ट्रेसपासर जो है वो नीचे आने का खदशा होता है। मोस्टली रेलवे के एक्सीडेंट ट्रेसपासर की वजह से हो रहे हैं, जो कि ये शिकायत बिल्कुल गलत है। उस पे ऊपर रजिस्टर दर्ज है। मेरे पास एक भी फाटक की एक की कंप्लेंट ले हैं जो 15 मिनट से ज्यादा पड़ा है, ही विल बी सस्पेंडेड हेयर। अच्छा, ये बिल्कुल, क्योंकि ये अगर निशानदेही की गई है सर तो ये इसी वजह से की गई है ताकि आपके इल्म में हो, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आपने कहा कि 65 फाटक है लेकिन वहां पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये एक वाकया नहीं है, काफी दिनों से शहरियों को मुश्किलात का सामना है जिसके बिना पर इसको जो है वो आवाज बुलंद आप पिन पॉइंट करें कौन सा फाटक है, मैं उसकी एक कंप्लेंट रजिस्टर भी मंगवा लेता हूं। मोस्टली हमारे शहर में वैसे ही ओवरहेड ब्रिज बने हुए हैं जी, तो ये किसी वक्त ओवरहेड ब्रिज बंद होने की वजह से नीचे से ट्रैफिक ज्यादा गुजरे तो उसके लिए ये मसला हो जाता है कि ट्रैफिक गुजरी है तो एक ट्रेन गुजरी है तो दूसरी ट्रेन का आने के लिए वो बंद हो जाए तो पिछला बंदा यही समझता है कि आधा घंटा हो गया जी फाटक बंद है। ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हर फाटक के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर मौजूद है, हर स्टेशन के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर मौजूद है। मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है, जब किसी को कोई शिकायत हो जो मुझे बताए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी शब्बीर थैंक यू वेरी मच। साहब, ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि किसी किस्म की भी कंप्लेंट हो, मेरा नंबर जो है वो इस वक्त मौजूद है, कंप्लेंट जो है वो इसके ऊपर करें तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाएगा। जबकि इस वक्त जो आवाम को मुश्किलात का सामना है उसके असाले के लिए इस वक्त डायरेक्टली जो है वो असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे से रब्ता किया जा सकता है ताकि इस मसले को हल किया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में खांसी और मैदा समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं और मरीजों को अस्पताल से सिर्फ चेकअप की सहूलत मिलने लगी है। मरीज अद्वियात के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स का रुख करने पर मजबूर है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है असादार हुसैन। जी असादार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में खांसी, मैदा समेत दीगर अमराज की जो अद्वियात हैं वो शोबा बैरूनी मरीज़ा में नायाब हो चुकी हैं और ऐसे में जो मरीज़ आ रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल स्टोर में आए रोज़ कीमतों की अद्वियात में इजाफे के सबब मरीज़ों की खरीद से जो है वो पहुँच से बाहिर है, जिससे वो मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। ये भाई कहाँ से आएगा? मैं मानावाला से आया हूँ। तो मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, यहाँ से मेडिसिन फार्मेसी दवाई लेने गए हैं, उन्होंने कहा मेडिसिन है ही नहीं है। यहाँ पे आए हैं, फार्मेसी पर दवाई नहीं है। जी भाई, एक ही मिली है, एक नहीं मिली। हम हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वो नहीं आई दवाई तो आप बाहर से ले लें। बाहर से हम नहीं ले सकते। हाँ जी, नहीं ले सकते क्योंकि महंगी अद्वियात है और आए रोज़ कीमतों में इजाफा होता है। जी भाई, नहीं कोई नहीं मिली। हाँ, कहते हैं बाहर से ले आओ। यहाँ पे अद्वियात नहीं है और कहते हैं बाहर से ले आओ, जिसके सबब जितने भी मरीज आ रहे हैं तमाम को मुश्किलात का सामना करना। तमाम को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया असादार, आप हमारे साथ मौजूद थे। वासा फैसलाबाद बिजली के बिलों के बोझ तले दब गया और खुद कफील बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। 24 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगाने की मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। 4 अरब की सोलर सिस्टम की समरी पर पेशरफ्त नहीं हो सकी और फैसलों के 90 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। हर माह 10 करोड़ की अदायगी वासा के बस से बाहर है। इसी पर बात करेंगे, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद इस वक्त खसारे में है और लगभग 10 करोड़ रुपए वासा को फेस्को को बिल अदा करना पड़ता है, जिसके बायस वासा फैसलाबाद अपने अखराजात पूरे करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वासा की जानिब से आमदन के ज़राए को बेहतर किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो पंपिंग है और जो बिजली का बिल है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूरत हाल जू की तू है। इस मसले को समझते हुए वासा फैसलाबाद की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वासा फैसलाबाद जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ पर सोलर पैनल के ज़रिए जो बिजली की का हसूल है वो यकीनी बनाएगा और शमसी तवानाई के ज़रिए वासा फैसलाबाद मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन को चलाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता माली साल में इस हवाले से काम शुरू हुआ, इसकी फिजिबिलिटी भी बनी और ये फैसला किया गया था कि लगभग 4 अरब रुपए की लागत से वासा फैसलाबाद चुकेरा के मुकाम पर 24 मेगावाट के सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करेगा। इस हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवाई गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कई माह गुजर जाने के बाद अभी तक इस मामले के ऊपर किसी किस्म
किस्म की कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। ये भी नज़र आ रहा है कि वासा फैसलाबाद जहाँ पर माहाना करोड़ों रुपए उसकी लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, तो इसके साथ साथ वासा फैसलाबाद बेहतर सर्विस फराहम करने में भी नाकाम दिखाई देता है। बारिश के दिनों में या अगर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाए तो उस दौरान वासा फैसलाबाद की सर्विसेज भी मुतासर होती हैं, और इस सूरत हाल में वासा फैसलाबाद को जो हसूल होता है शमसी तवानाई का वो ज़रूरी हो जाता है और उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक हुकूमत पंजाब की जानिब से इस मसले के ऊपर संजीदगी का इजहार नहीं किया जा रहा, और जो फैसलाबाद में सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन है वो मामला जो है वो हुकूमत पंजाब की जेब में इस वक्त पड़ा है। हुकूमत पंजाब की जेब में वो मामला लटका हुआ है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त वासा फैसलाबाद बिजली के बिलों के बोझ तले दब गया है और खुद कफील बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। 24 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगाने की मनसूबाबंदी धरी रह गई है। 4 अरब की सोलर सिस्टम की समरी पर पेशरफ्त नहीं हो सकी और फैसलों के 90 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं। हर माह 10 करोड़ की अदायगी वासा के बस से बाहर हो चुकी है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, वासा फैसलाबाद बिजली के बिलों के बोझ तले दब चुका है और खुद कफील बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका और 24 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगाने की मनसूबाबंदी धरी रह चुकी है। 4 अरब के सोलर सिस्टम की समरी पर पेशरफ्त नहीं हो सकी और फैसलों के 90 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। हर माह 10 करोड़ की अदायगी वासा की बस से बाहर दिखाई दे रही है, जो कि अभी तमाम तर सूरत हाल मोहम्मद रमजान मिर्जा बता रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की इंक्वायरी के खिलाफ केस की समाअत हुई और अदालत ने लेक्चरर से 21,91,000 से जायद रकम की रिकवरी के लिए इंक्वायरी ताहुक्म सानी रोक दी है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि अदालत का दरख्वास्त गुजार वकील को 20 अक्टूबर को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल देने की हिदायत की गई। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने उमर मकसूद की दरख्वास्त पर समाअत की। वाइस चांसलर ने जर्मनी में सुपरवाइजर तब्दील और नया तैनात न होने पर वहां पर वापस बुला लिया और वाइस चांसलर के वापस बुलाने से पीएचडी मुकम्मल नहीं हो सकी। मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सिंडिकेट ने वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मेरे पीएचडी करने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि मेरी पीएचडी पर खर्च होने वाले 21,91,000 रुपए से जायद रकम की वसूली के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। सिंडिकेट के फैसले को चांसलर के पास चैलेंज किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मलिक अशरफ, उनसे बात कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा आज केस की समाअत क्या रही? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर की अदालत में फैसलाबाद के लेक्चरार की उनके खिलाफ इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने दरखास्त गुजार लेक्चरार से 21,91,000 से ज्यादा रकम की रिकवरी के लिए की जाने वाली इंक्वायरी ताहुक्म सानी रोक दी है और केस आइंदा समाअत पे दरखास्त गुजार के वकील को इस केस के काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल देने की हिदायत की है। दरखास्त गुजार लेक्चरार की जानब से मौक़िफ़ जाहिर किया गया था कि उन्हें पीएचडी के लिए बैरून मुल्क भिजवाया गया, जिसपे उनका जो टीचर्स थे जो उनको पढ़ा रहे थे वो तब्दील हो गया, नए की तैनाती नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्हें वापस बुलवा लिया गया और उन पे जो पीएचडी का खर्चा है 21,91,000 से ज्यादा की रकम वो सिंडिकेट की मंजूरी के बाद उनसे लेने का लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई, जिस पर उन्होंने चांसलर को भी दरखास्त दी और चांसलर ने जो इक़दाम था उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया। इसके बावजूद उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। तो अदालत से ये सजा की गई थी कि उनके खिलाफ जो रकम की रिकवरी के लिए इंक्वायरी है उसको करदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तनाही जारी करते हुए दरखास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से आइंदा समाअत पर वकील से दलाइल तलब की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात करने वाले अफराद को खुली छुट्टी दे दी है और शहर में नक्शा मंजूर कराए बगैर हाउसिंग कॉलोनियां मार्केट्स तामीर होने लगी। रिकवरी कीमत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लगभग 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी फीस वसूली के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात करने वाले अफराद को खुली छुट्टी दे दी है। मजीद जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ाधड़ जारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत की वजह से कि वो ऐसी तामीरात करने वाले अफराद से रिकवरी नहीं कर सके, इससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लगभग 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया ने सख्त हदायत जारी कर दी हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे मुकामात जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं उस तामीरात को रुकवाया जाए, इनसे नक्शा मंजूरी की फीस वसूल की जाए और म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन के अकाउंट में जमा करवाई जाए ताकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो माली मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया का कहना है कि नक्शा ब्रांच की गफलत की वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। शहर में तामीरात होती रहीं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला सोया रहा। तहम उनका ही कहना है कि नक्शा ब्रांच का कोई एहलकार अब इस कैसी तामीरात के हवाले से नक्शा वीज़ की वसूली ना कर सका तो इस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने हदायत जारी की हैं कि फौरी तौर पर 80 करोड़ के करीब जो रिकवरी है इसको किया जाए ताकि इस रकम की मदद से जो है वो नई मशीनरी खरीदी जा सके, नए मनसूबे मुकम्मल हो सकें और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने माली मसाइल हैं वो कम हो सकें। तो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अमला है उसने डिप्टी कमिश्नर ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं न्याय एक्ट नाफिज करने के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद में नए प्लानिंग इंस्पेक्टर्स की तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी, जिस वजह से कमर्शियल इमारतों के सर्वे का मसला बनने लगा। नई रोड्स की कमर्शलाइजेशन का मामला भी रुक चुका है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए कॉरपोरेशन के हवाले से तो ये नया एक्ट तो आ गया लेकिन इसके बावजूद तब्दीलियां ना आ सकी, जिस वजह से यहाँ पर कॉरपोरेशन में जितने भी म्यूनसिपल प्लानिंग इंस्पेक्टर्स हैं वो तैनात ना हो सके और तकरीबन 6 सीटों पर जो एडिशनल चार्ज है वो देने पड़ रहे हैं और उनसे नीचे के जो क्लर्क्स है या नीचे के जो नायब कासद है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिस वजह से नई रोड्स कमर्शलाइजेशन का मसला हो रहा है और उसके अलावा जो सर्वे किए जाने थे नई कमर्शियल इमारतों के वो सर्वेज का मसला बन रहा है। नई टैक्सेशन होनी थी, नई फीसेस इकट्ठी होनी थी, वो तमाम के मसाइल बन रहे हैं और उनकी वजह से नई तैनातियाँ अमल में नहीं लाई जा रही। जो नया एक्ट 2019 में पास हुआ था उसके बाद ये कहा गया था कि यहाँ पर जितने भी इंस्पेक्टर्स होंगे प्लानिंग के वो सिर्फ स्पेसिफिक अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देंगे और उसके अलावा किसी को भी उनकी सीट पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करेंगे चिन्नौट का, जहां पर आए रोज बिजली की बंदिश से फर्नीचर इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होने लगी है। मशीनरी बंद होने पर मजदूरों का काम ठप हो गया और फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों का हुकूमत से बिजली की मुस्तकिल बहाली का मुतालबा भी किया गया है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग मजदूर परेशानी का शिकार। आए रोज बिजली की बंदिश से फर्नीचर इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होने लगी है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा मजदूरों की जानिब से क्या मुतालबा किया गया है? कोरोना वबा और लॉकडाउन के बायस चिन्नौट में फर्नीचर इंडस्ट्री पहले ही तबाही के दहाने पर थी। अब रहती सहती कसर जो है वो फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत ने कर दिया है। गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया रोजाना की बुनियाद पर बढ़ चुका है, जिसके बायस सैकड़ों ऐसी फर्नीचर की वर्कशॉप हैं जो कि बंद पड़ी हैं और मशीनरी बंद होने के बायस जो हजारों की तादाद में मजदूर हैं उनका रोजगार ठप होकर रह गया है। मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये फर्नीचर की मार्केट है और यहाँ पर देखा जाए तो जो वर्कशॉप पर काम करने वाले मजदूर हैं वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं और जो मशीनरी है वो बंद पड़ी है, उनका रोजगार ठप हो चुका है। पहले ही महंगाई की वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन अब जो है वो रहती सहती कसर जो है वो इस गैर इलानिया लोड शेडिंग ने कर दिया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मजदूरी मौजूद है जो कि यहाँ पर काम तो करते। सर बताइएगा कि गैर इलानिया लोड शेडिंग बढ़ रही है जिसकी वजह से फर्नीचर का कारोबार भी मुतासर हो रहा है, कितनी परेशानियाँ, क्या कहते हैं इस वाले से? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे जो ऑर्डर मिलते हैं ना हमें, वो बिजली बंद होने की वजह से वो ज़्यादा लेट हो जाते हैं और हमारा कारोबार जो हमारे कारीगर हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इससे, क्योंकि उनके वो डेली वो विजेज होता है उनका, वो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और हमारी कोशिश तो यही होती है कि हमारा काम मुसलसल चलता रहे, लेकिन ये बिजली का रोज़ाना बंद होना, आए रोज़ कोई खराबियाँ हैं, वैसे लोड शेडिंग बगैर ऐलान के, इसकी वजह से हमारा कारोबार में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। हमारी पुरजोर अपील है हुक्काम बाला से कि इसके बारे में कुछ न कुछ सोचा जाए। ये जो आए रोज़ बिजली का हो रहा है ना बंदिश, इससे हमें बचाया जाए। बिल्कुल, जो मजदूर है वो शदीद परेशान है। फर्नीचर इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो मजदूर है उनका रोजगार ठप हो चुका है। इस हाल से जो मजदूर है जो फर्नीचर से मुंसलिक कारीगर है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि लोड शेडिंग है, कारोबार ठप हो जाता है और मजदूरी नहीं मिलती और इसके अलावा महंगाई बढ़ रही है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? जी भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो साहब महंगाई तो इतनी हो गई, मजदूर की मजदूरी इतनी ही है। उसके बाद जो घी था पहले 150 रुपये किलो था, उसके बाद अब 350 रुपये किलो हो गया। तो मजदूर की मजदूरी इतनी ही है, लेकिन दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। बिजली के बिल महंगे हो गए हैं, उसके बाद बिजली के बिल महंगे हो गए हैं, कीमतें बढ़ चुकी हैं और जिससे हमें शदीद परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमारे साथ मौजूद थे।
धागे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 30 सिंगल का वोर जो है वो 39,500 रुपए से 40,000 रुपए तक जा पहुंचा है और बरामद कुनिंदगान ऑर्डर्स मुकम्मल करने में परेशान हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि एक्सपोर्टर्स का हुकूमत से धागे की एक्सपोर्ट को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा भी किया गया है। बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा किन परेशानियों का सामना है? धागे की अवेलेबिलिटी और इसकी प्राइसेस को कंट्रोल रखना इस वक्त जो है बहुत बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है और यहाँ पर धागे की किल्लत और उसकी बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से सनतकार इंतहाई परेशान है। बरामद कुंदगान की जानिब से ख़ास तौर पर ये डिमांड की जा रही है कि जितना भी धागा एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए ताकि मुल्क के अंदर एटलीस्ट धागे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इमरान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे बात करते हैं। इमरान भाई, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बीइंग ए एक्सपोर्टर, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, क्या कहेंगे इस वक्त धागे की किल्लत के ऊपर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखें माशाल्लाह हमारी बेल पिछले लास्ट ईयर वाज अबाउट 2 मिलियन और अभी तक जो है 4 बिलियन के करीब बेल आ चुकी है, कॉटन आ चुकी है। हमें इस वक्त चाहिए कि सबसे पहले एक तो कॉटन पे पाबंदी लगाएं एक्सपोर्ट की, और यान में इमीडिएट पाबंदी लगाएं, और जो यान इंपोर्ट है उस पर 10 से आगे 5% ड्यूटी की है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको ज़ीरो करे और ज़ीरो रेटेड कर दे उसको। और अभी हमें मुश्किलात ये है कि ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ है कि यूएसए की कॉटन 1.14 के साथ चलेगी, लेकिन अब उसके अपोजिट ये देखें कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कॉटन हमारे पास बम्पर है और प्राइस जो है वो उसके साथ लिंक कर देते हैं हर जगह पे। हमारे जो नेबर्स कंट्री है वहाँ भी यही पोजीशन है कि कॉटन उधर भी 100 वक्त बहुत ज़्यादा हुई है, तो उधर भी प्राइसेस जो है वो स्टेबल बढ़ गए हैं लेकिन डिमांड नहीं है। अब आने वाले वक्तों में अगर ये जो प्राइसेस अभी हैं उसके ऊपर तो माल बेचना या हमें सेल करना बहुत मुश्किल है, और आने वाले दिनों में अगर इसको कंट्रोल ना किया तो हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन की तरफ चले जाएगी। अच्छा, डिक्लाइन की तरफ चले जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एक ट्वीट किया है 2 दिन पहले, उसमें बताया कि मेड इन पाकिस्तान जो उनकी मुहिम है, उनकी कैंपेन, उनकी पॉलिसी है, वो बड़ी तरक्की कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 500 के करीब बड़े यूनिट्स, 100 के करीब बड़े यूनिट्स जो लगने जा रहे हैं, जिससे 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। तो एक तरफ यहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं कि जी सब अच्छा है, और दूसरी तरफ आप कंप्लेंट्स भी करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पर यह है कि प्लेइंग फील्ड दें हमें गवर्नमेंट, हमें इंसेंटिव्स दें। जैसे अभी 9 सेंट पे इलेक्ट्रिसिटी है, 6.5 सेंट पे गैस है, इसको कंटिन्यू रखें। लेकिन अब ये है कि ये वर्ल्ड वाइड इस वक्त क्राइसिस हुआ है, हर चीज़ बढ़ चुकी है और शॉर्ट भी है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला अभी हमारे पास एज अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह। कोरोना वायरस के बाद महकमा एक्साइज का टैक्स गुजारों के लिए रिलीफ। रवा माली साल के दौरान जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स पर 31 दिसंबर तक जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। इससे कबल 30 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर जुर्माना आयद कर दिया जाता था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। उमैर असमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल की जानिब से कोरोना वायरस के बाइस प्रॉपर्टी टैक्स, जायदादों पर आयद होने वाले प्रॉपर्टी टैक्स के टैक्स गुजारों को रवा माली साल के दौरान रिलीफ फराहम किया जा रहा है, और इस हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स पहली तिमाही के बाद अदा न करने वालों को 1 अक्टूबर से जुर्मानों का नफाज शुरू कर दिया जाता था। ताहम रवा बर्थ दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने वालों को कोई जुर्माना आयद नहीं करेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ ही टी एक्साइज एंड टैक्सेशन अंसर अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। सर, इससे कबल पहली तिमाही के बाद से प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पे सरचार्ज या जुर्माना आयद करना शुरू कर दिया जाता था। इस बार जो है वो कब तक जुर्माना आयद नहीं होगा? जी, थैंक यू वेरी मच उमर साहब। आप हमेशा माशाल्लाह पब्लिक को अपडेट करने के लिए हमारा डिपार्टमेंटल मौक़िफ़ भी ले लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि पिछले सालों में फर्स्ट क्वार्टर गुजरने के बाद 1% सरचार्ज लगना शुरू हो जाता था, और आइंदा ना वो 1% जो है ना वो जमा हो जाता था टैक्स में, और उसके ऊपर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सरचार्ज शुरू हो जाता था। एनी हो, इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीफ दिया है। इस मामले में उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें तो रिलीफ दिया है ना 5% रेट का, और ई पे 5% और मज़ीद रियायत दी थी। तो जो सेकंड क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर तक, इसमें ना तो कोई अभी तक रिलीफ जो दिया था गवर्नमेंट ने वो तो खैर चूँकि पीरियड ख़त्म हो गया था इसलिए वो तो नहीं मिलना, और इसमें जुर्माना अलबत्ता गवर्नमेंट ने कहा कि माफ़ कर दें सेकंड क्वार्टर में।
और जो थर्ड क्वार्टर है जनवरी से शुरू होना, उस पर 1% सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा। और मज़ीद इसके बारे में गवर्नमेंट लेवल पे हमारी डिपार्टमेंटल मूवमेंट चल रही है। गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो बात जारी है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है और आवाम के मसाइल हल होंगे। अब एक छत तले 9 करोड़ 50 लाख की खती रकम से ई खिदमत मरकज सेंटर की मंजूरी सेंटर डीसी ऑफिस में बनाया जाएगा, 3 सालों में मुकम्मल होगा। इसी पर बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि अब जो है एक ही छत तले तमाम जो मसाइल हैं वो हल होंगे। 9 करोड़ 50 लाख रुपए की खती रकम के साथ जो है ई खिदमत मरकज सेंटर की मंजूरी हो चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जवेद मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह देते हैं इस मनसूबे के हवाले से? बड़ी जद्दोजहद आपकी और MPA साहब की जानिब से की गई, क्या कहते हैं, कब तक ये काम शुरू हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खुशी है इस इनिशिएटिव के ऊपर। मैं MPA साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी दिलचस्पी लेकर और अपने डेवलपमेंट फंड के अंदर से इसके लिए ख़ास तौर पर रखा है। शहर के वस्त के अंदर हम बनाएंगे, बल्कि DC कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको सेंटर को बनाएंगे और इसकी लोकेशन इस तरह की रखी है कि लोगों का जो आम लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जितनी भी आम आवाम से रिलेटेड हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो एक छत के नीचे कंप्यूटराइज्ड होंगी। इसको PIT भी कंट्रोल करेगा, सॉफ्टवेयर है जो ये सारे सर्विसेज देता है। इसमें ये बात सबसे काबिल ज़िक्र है कि ये पंजाब के तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स के बाद जो पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स के अलावा है, वहाँ टोबा टेक्सिंग है। और इस टोबा टेक्सिंग की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम जो है वो मरबूत निज़ाम जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है कि जिसकी वजह से तमाम फैसिलिटीज़ जो हमारी आम आवाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं वो एक छत के नीचे होंगी और तमाम की तमाम कंप्यूटराइज्ड होंगी और किसी किस्म की जो है ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी। कोई बंदा इसके दरमियान जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकेगा। हम लोग जो है वो टाउट माफिया जो है वो मुकम्मल तौर पर इसमें से आउट हो जाएगा और आवाम को जो है वो एक मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरी सहूलत मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग की, उनका कहना है कि बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है कि जिसके बाद जो है लोगों के ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिनोट जिले इंतजामियों की नाअहली, डिप्टी कमिश्नर मसूद नोमान के दौरे भी मोहल्ला गफूराबाद के रिहायशियों को सीवरेज मसाइल से छुटकारा न दिला सके। ताज मोहम्मद से मुल्हिका गलियां और बाजार सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद है। म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान और चीफ ऑफिसर बल्दिया की जानिब से यहाँ पर विजिट किया गया, लेकिन वो विजिट भी मोहल्ला गफूराबाद के रहायशियों के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सका और यही वजह है कि आए रोज़ गफूराबाद की जो गलियाँ हैं, जो बाजार हैं, वो सीवरेज मसाइल से शदीद दो चार हैं। यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 हज़ार की आबादी है और ये 3 मेन रोड जो है वो लगते हैं। एक रोड वैसे टूट फूट का शिकार है, शालीमार रोड और ताज मस्जिद जो रोड है उस पर आए रोज़ सीवरेज का पानी जो है वो जमा हो जाता है, गटर उबलने लग जाते हैं, जिस वजह से पिछले कई माह से यहाँ पर सीवरेज का मसला जो है वो दरपेश है। इसके साथ साथ यहाँ पर फर्नीचर से मुल्लिका कई ऐसी वर्कशॉप्स हैं, फर्नीचर वर्कशॉप्स हैं, जिससे जो लोग हैं उनका कारोबार भी जो है वो मुतासर हो रहा है और लोग जो है वो परेशान हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे, कब से ये मसला है? ये भाईजान कम अज़ कम इसको 8-9 माह हो चुके हैं। ये रोज़ाना दूसरे दिन तीसरे दिन पाइप बंद होते हैं। हम CO नवाज को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। फिर हम मां रजीत साहब को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं गाड़ी भेजते हैं। 10-10 दिन गाड़ी नहीं आती इधर। अगर गाड़ी आ जाए तो कहते हैं गाड़ी का पाइप नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं हैं। अगर बंदे आ जाएं तो फिर कहते हैं हमारे पास फटियाँ नहीं हैं जो गटर में डालने के लिए। फिर हम उनको पाइप भी ला के देते हैं, उसके बावजूद लाइन नहीं खुलती, 3 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है। प्लीज़ गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि हमारा जो रास्ता ये है, जो ये शराय रास्ता जो है, हमारी कम अज़ कम 40-50 वर्कशॉपें हैं गफूराबाद में, इधर से ही पैदल गुजरगाह है जहाँ पे बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं, साथ में मस्जिद है और बुजुर्ग कई दफ़ा हमने उठाए हैं, खुद उठाए हैं। बुजुर्ग की टांग टूट गई थी। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि CO नवाज साहब से कि हमारा विजिट इधर किया है 2-3 मरतबा, हमने अपील। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासिबत से तकरीबात का इनेकाद जारी, जिसमें तहसील टोबा के हफ्फाज और खुराक के माबैन मुकाबला हुस्न किरत हुआ, जिसमें जीतने वालों को इनामात भी तकसीम किए गए। बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से जिला टोबा टेक्सिंग के अंदर जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। अगर आज हम बात करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, तो आज यहाँ पर मुख्तलिफ जो मदारस थे, मुख्तलिफ जो मसाजिद थी, वहाँ से हिफाज कराम यहाँ पर आए थे और मुकाबला हुस्न किरत हुआ है। तो मुख्तलिफ जो तलबा थे, जो हिफाज कराम थे,
उनके अंदर पोजीशन भी आई हैं, उनको इनामात भी तकसीम किए गए हैं। तो सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और सीओ साहब बताइएगा कि कुल कितने हफाज कराम ने इसके अंदर शिरकत की है और कितने इनामात उनको दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत थी कि अशरा शान रहमतुल्लाह आलमीन जो है वो मुकम्मल जोशो खरोश के साथ मनाया जाए। तो उस सिलसिले में आज मुकाबला हुस्न क़िराअत था और टोबा टेक्सिंग के जो जितने भी कारी ज़राअत थे, जिस भी उम्र के थे, हमारे पास बहुत यंग बच्चे भी आए और कुछ बड़ी उम्र के और बुज़ुर्ग लोग भी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो नस्ल है उसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता होना चाहिए। ये आज का जो फंक्शन था ये तो था हुस्न क़िराअत के हवाले से, तो देख के बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे तकरीबन ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुकूमती हिदायत पर अशरा शान रहमतुल्लाह आलमीन शायान शान तरीके से मनाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फ़खर दीवान भुट्टा। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अशरा रहमतुल्लिल आलमीन को शायान शान तरीके से मनाने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। और आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें सदर अंजमन ताजरान मलक गुलाम शबीर शाह, डॉक्टर नईम अजहर ढिल्लों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर राय खुर्रम साद भट्टी। इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को गुजारिश करना चाहूँगा कि ये कतई नज़र इसके कि कौन किस फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता है, ये तमाम के लिए है और हम सब को और बल्कि आलमीन को और तमाम इंसानों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अयाम के हवाले से, जिसे हम अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से हम जो है वो कह रहे हैं, इसमें तमाम से मेरी गुजारिश है कि सब मिलजुल के और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और तमाम लोग और बिलखुसूस आज हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं और इसमें हमने अंजमन ताजरान को और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं हमने तमाम को रिक्वेस्ट की है। अभी मेरी जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स के साथ भी थोड़ी देर पहले जो है वो एक मीटिंग हुई और तमाम महकमाजात के साथ हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि जंग 15 अक्टूबर को नाबीना अफराद के लिए खुसूसी दिन मनाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की खुसूसी इक़दाम की हिदायत और वाइट कैन डे आगाही सेमिनार्स और वॉक का इनेकाद भी किया जाएगा। 15 अक्टूबर को नाबीना अफराद के लिए खुसूसी दिन मनाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की खुसूसी इक़दाम की हिदायत। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।